रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी ने गलती से हरी मिर्च खा ली होती है, जिससे उसे अब बहुत ज्यादा मिर्च लग रही थी। वो मिर्च लगने के कारण यहाँ वहाँ डोलने लगती है। ये देखकर सलोनी की माँ माला कहती है, अरे बेटा, यहाँ वहाँ घूमने से क्या मिर्चा कम लगने थोड़ी लग जाएगा। अरे इतनी ही मिर्चा लग रही है तो जा जाकर रसोई से चीनी मुंह में भर ले, वरना ऐसे ही यहाँ वहाँ उछलती कूदती रहेगी तू। नहीं माँ, चीनी से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत जोर से मिर्च लग रही है, कुछ करो ना माँ। चीनी से नहीं होगा तो क्या तू बर्फ खाएगी? जा जा जाकर चीनी खा। ये आपने सही कहा, मेरे मुंह की गर्मी तो अब बर्फ से ही शांत होगी। इतना बोलकर सलोनी रसोई में जाती है और फ्रिज से बर्फ निकाल कर खाने लगती है। बर्फ खाते हुए सलोनी बोलती है, हे भगवान, बर्फ भी क्या चीज बनाई है, सच में खाकर मजा आ गया। सलोनी को बर्फ बहुत अच्छी लगती है और वो एक कटोरी में बर्फ लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर आराम से बर्फ खाते हुए टीवी देखने लगती है। बर्फ खाते खाते सलोनी को ये पता ही नहीं चलता कि कब उसे बर्फ खाने की गंदी आदत लग गई थी। इस वजह से वो आए दिन बर्फ खाती और उसे सर्दी जुकाम रहने लगता है। एक दिन सलोनी अपने कमरे में बैठकर बर्फ खा रही थी और बार बार छींक रही थी। इतनी ही देर में वहाँ सलोनी की माँ माला आती है और उसे बर्फ खाते हुए देख लेती है। अरे तू फिर से शुरू हो गई, तुझे कितने बार मना किया है कि बर्फ मत खाया कर। अब क्या एक दिन मर कर ही मानेगी? देख रही है नाक कैसे लाल बत्ती की तरह चमक रही है और फिर भी तो बर्फ ठूस रही है। माँ, बर्फ बहुत अच्छी लगती है, बर्फ को चबाओ, अरे हाय मजा ही आ जाता है खाकर। अरे 4 दिन के मजे के चक्कर में तो हफ्ते भर का सर्दी जुकाम अपनी नाक और गले में ठूस के बैठी है। हमारा क्या है, हम तो इस नालायक बेटी की दवाई ही करवाते रहेंगे। क्यों सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ, सर्दी मुझे बर्फ खाने से थोड़ी हुई है, वो तो आजकल मौसम ही इतना बदल रहा है, आपको तो अच्छे से पता है ना माँ। और बदलते मौसम में ये सब तो आम बात है और यही कारण है मेरे जुकाम का। अरे तू पागल ना किसी और को बनाइयो, मैं तेरी माँ हूँ माँ, सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। ये कोई बदलते मौसम की वजह से नहीं हुआ है, तेरी ये जो तू बर्फ ठूसती रहती है ना, उसका करामात है। माँ, अगर आपको ऐसा ही लगता है ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जो सच है मैंने तो वही बताया। और आप हमेशा मुझे बर्फ खाने से मत टोका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या है, ठूस और मर। अरे अपना शरीर गला ले, फिर खुद ही पछताएगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों में तो तेरी शादी करके तुझे घर से निकाल दूंगी, फिर तू झेले और तेरी सास झेले। माला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सलोनी की बर्फ खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो वो समय भी नहीं देखती थी और बर्फ खाने लगती थी। कुछ ही दिनों बाद माला सलोनी की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी करवा देती है। शादी के बाद सलोनी अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है। सलोनी की सास को भी सलोनी काफी पसंद आने लगती है, लेकिन ससुराल आने के बाद भी सलोनी की बर्फ खाने की आदत नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन सलोनी रसोई में खड़े होकर बर्फ खा रही थी, तभी वहाँ उसकी सास रेखा आती है। रेखा सलोनी को बर्फ खाते हुए देखकर कहती है, बहू, ये तो चुपके चुपके क्या खा रही है, मुझे भी बता दे, मैं भी खा लूँ कुछ। माँ जी, वो मैं बर्फ खा रही हूँ, आपको भी बर्फ खाना अच्छा लगता है क्या? रुको, मैं आपको अभी बर्फ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैं अब इस बुढ़ापे में बिना दांत के हो जाऊंगी तो मेरा गुजारा भी नहीं होगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों ने झूठी अफवाह फैला रखी है। बहू, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, इसलिए बोल रही हूँ। ये बर्फ जब तक हद में खा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हद के पार हो जाएगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत तुझे ही होगी, समझी? माँ जी, मुझे बर्फ खाते हुए काफी ज्यादा समय हो गया है और जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या ही हो जाएगा। बर्फ खाने से मेरे चेहरे पर देखो कितना ग्लो आ रहा है। और जो तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा उसका क्या? माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपको अपनी बहू को थोड़ी छूट देनी ही चाहिए। और आपको उससे क्या लेना देना, मैं बर्फ खाऊं या कुछ भी खाऊं, और मुझे तो जो पसंद होगा मैं तो वही खाऊंगी, देख लीजिए।
अब बहू को क्या ही टोकूं, इसने तो मुझे सामने ही बोल दिया है कि मैं ना ही बोलूं, और अब भी बोलूंगी तो मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि चुप ही रहूं, 4 दिन बाद इसे खुद ही अकल आ जाएगी। रेखा अपनी बहू का सोचकर चुप हो जाती है, लेकिन यही बात सलोनी को और भी ज्यादा हिम्मत देती है और वो हर समय बर्फ खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सलोनी बहुत ज्यादा जुकाम और खांसी से ग्रसित हो जाती है, यहाँ तक कि सलोनी से बोला तक नहीं जाता। सलोनी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसका पति ऑफिस से आता है और सलोनी की ऐसी हालत देखकर सलोनी का पति दीपक उससे पूछता है, ये सब क्या है सलोनी? तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुमने मुझे कुछ बताना जरूर तक नहीं समझा। अरे ये तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, आप देखना अभी बर्फ खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी मैं। एक काम करो ना, मेरी बर्फ लाकर दे दो मुझे, मैंने फ्रिज में जमने के लिए रखी है। तू पागल हो गई है क्या? ऐसी हालत में बर्फ खाएगी? तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? अभी बर्फ खाएगी और कुछ हो गया तो फिर तूने सोचा हमारा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, और तुमने सुना है ना, जहर को जहर ही काटता है, तो बस सर्दी जुकाम और खांसी को अब मेरी बर्फ ही काट सकती है, देखना तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये सब बर्फ खाने की वजह से हो रहा है। और अब तुम ये बोल रही हो कि बर्फ खाने से ही ठीक होगा, तुम्हारे गले से आवाज तो निकल नहीं रही है। अब तुम भी मुझे समझा रहे हो, तब तुम्हें ये सारी बातें याद नहीं आई जब तुम पी कर आते थे और रात भर बड़बड़ा रहे थे, तब तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया? तुम क्या बात लेकर बैठ गई सलोनी? मैं उस रात के लिए कितनी बार माफी मांग चुका हूँ और कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे मेरे दोस्तों ने पिला दी थी और कुछ नहीं, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। तो तुम कौन सा मान रहे हो? यहाँ तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और वो बस इतना ही बोल रही है कि उसे बर्फ खानी है, तो तुम मना कर रहे हो, ये क्या ठीक है? सलोनी अपनी धीमी आवाज में भी दीपक का मुंह बंद करवा देती है और बर्फ खाने लगती है। ज्यादा बर्फ खाने की वजह से सलोनी के दांतों में झंझनाहट होने लगती है, लेकिन फिर भी वो ढीठ थी और इस बात पर गौर नहीं करती, लगातार बर्फ खाती है। ऐसे ही बहुत ज्यादा बर्फ खाने की वजह से सलोनी के आगे के 2 दांत गिर जाते हैं और आगे के दांत टूटने की वजह से वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सलोनी के रोने की आवाज सुनकर वहाँ दीपक और रेखा आते हैं और रेखा कहती है, अरे बहू क्या हुआ है? तू इतनी दहाड़े मार कर रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? या तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि कहीं तुम्हारी बर्फ पिघलकर पानी बन गई है? माँ जी मेरे दांत। अरे तुम्हारी तो आगे की खिड़की खुल गई, हवा तो सही जा रही है मुंह में। चुप कर तू, यहाँ तुझे हंसी आ रही और बहू की हालत देख, उसके 2 दांत टूट गए हैं। बहू तू चुप हो जा और बता, ये तेरे दांत कैसे टूटे? गिर गई थी क्या तू? नहीं माँ जी, वो मैं बर्फ खा रही थी, कई दिनों से दांत हिल भी रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया और आज जब बर्फ खा रही थी ना तो टूट ही गए माँ जी। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, यहाँ मैं तुझे इतना समझाती थी। और मैं भी तो कितनी बार समझाता था। हाँ तू भी तो समझाता था। और बहू तब तो तुझे हम तेरे दुश्मन लगते थे, तब तो तूने हमारी बात नहीं मानी और अब अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही तो रो रही है। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैंने आप सबकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और अब मेरे दांत ही टूट गए। अब तो बेचारी सलोनी के दांत टूट जाते हैं और वो बस रोती रह जाती है। निहारिका के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के नाम कर दिया था। वो बचपन से ही अपने पिता से देशभक्ति की कहानियां सुनते बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसके दिल में भी देशभक्ति की भावना जागने लगी थी। अपने पिता के जाने के बाद भी उसने अपने पिता की सीख और देशभक्ति की भावना को बनाए रखा और मेहनत करके एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बन गई। लेकिन उसकी माँ धानी को उसका पुलिस की नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक सुबह के समय निहारिका पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार होकर नीचे आती है और कहती है, माँ जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। नहीं, आज तो नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों, आज खाने की हड़ताल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुझे खाना इसलिए नहीं मिलेगा कि तू मेरी बात नहीं सुनती है। माँ आप कैसी बात कर रही है? मैंने कब आपकी बात नहीं सुनी?
मैंने तुझे कितनी बार कहा ये पुलिस की नौकरी मत कर, लेकिन क्या तूने मेरी बात मानी? नहीं, बस चल दी अपने पिता की देशभक्ति की राह पर। माँ, पिताजी को कुछ मत बोलो, उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। आपकी जगह कोई और माँ होती तो उसे अपनी बेटी पर नाज होता, लेकिन आप तो मुझे सुनाई जा रही हैं। बेटी, सुना नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। तेरे सिवा और कौन है मेरा इस दुनिया में? तू जो काम करती है, मुझे हर पल तेरी चिंता लगी रहती है। मैं तेरा घर बसते देखना चाहती हूँ। माँ, आप तो जानती है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। अपना सारा जीवन बस देशभक्ति और लोगों की सेवा में लगा दूंगी। बेटी, जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेली नहीं काटी जा सकती। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? माँ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शादी करके परिवार और बच्चों में फंसकर नहीं रहना चाहती हूँ। बस भर गया मेरा पेट, मैं निकलती हूँ। रात को मिलती हूँ आपसे। निहारिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और धानी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय धानी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी निहारिका घर आती है और अपनी माँ को खाली कप से चाय पीते हुए देखकर कहती है, माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। माँ, लग तो नहीं रहा है। ठीक होती तो खाली कप में चाय नहीं पी रही होती। बताइए ना, क्या सोच रही थी आप? मेरे पास तेरी शादी के बारे में सोचने के सिवा कोई और बात हो सकती है क्या? क्या माँ, आप भी अभी तक उसी बात पर अटकी हुई हैं? देखा, मुझे पता था तू यही बोलेगी। तू नहीं सुनेगी, मुझे पता है। तू जा यहाँ से, छोड़ दे मुझे अकेला। अच्छा ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात। आप लड़का देखिए, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। निहारिका की बात सुनकर धानी बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए लड़का तलाशना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और समय के साथ ही धानी निहारिका की शादी एक आदर्श नाम के लड़के से करवाती है और निहारिका अपने ससुराल आती है। लेकिन उसकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय निहारिका किचन में नाश्ता बनाते टाइम जोर जोर से देशभक्ति का गाना गा रही थी। तभी उसकी सास वहाँ आती है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरी देशभक्तन बहू, क्या गा रही है सुबह सुबह तू? माँ जी, ये एक देशभक्ति गाना है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। मेरे पिताजी बचपन से ही मुझे ये देशभक्ति गाना सुनाया करते थे और आप तो जानती हैं, देशभक्ति मेरे खून में ही है। हाँ बहू, जानती हूँ। सबको गुणवान और संस्कारी बहू मिलती है, लेकिन मुझे तो देशभक्ति बहू मिली है। क्या हुआ माँ जी, आप किस सोच में खो गई? कुछ नहीं बहू, अगर तेरी देशभक्ति खत्म हो गई हो तो चाय नाश्ता दे दे मुझे। जी माँ जी, अभी लाती हूँ, आप चलिए। निहारिका की बात सुनकर रमीला जाकर हॉल में बैठ जाती है और कुछ समय बाद निहारिका सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है। अपनी सास रमीला को बुलाती है। तभी उसका पति आदर्श भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर लगे नाश्ते को देखकर कहता है, क्या बात है, मैं तो बहुत सही टाइम पर आ गया और तुमने भी एकदम सही टाइम पर नाश्ता लगाया है। ये फायदा होता है एक पुलिस वाली बीवी के होने से कि सारे काम नियम और कानून के साथ होते हैं। थैंक यू आदर्श जी। अच्छा एक बात बताइए ना, आपके ऑफिस में 15 अगस्त कैसे मनाते हैं? कल 15 अगस्त है। यार अब ऑफिस में 15 अगस्त कौन मनाता है? हाँ, हमारी छुट्टी जरूर होती है, इसमें हम जी भर कर आराम करते हैं। क्यों, आप लोग 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराते हैं? आपकी सोसाइटी में सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्या? बहू, इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है? वो क्या है ना, हम तेरी तरह इतने बड़े देशभक्त नहीं है। अरे अब हम लोग कोई स्कूल में थोड़ी ना पढ़ते हैं जो 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराएं। हाँ, खुशी है हमें इस दिन की। और इस खुशी में आप लोग क्या करते हैं? आराम से अपने घर में सोते हैं? तो क्या करें, जब ऑफिस की छुट्टी होती है। अब तुम्हारे जैसे पुलिस वालों की तरह डंडा लेकर सड़क पर थोड़ी खड़े हो जाएंगे। तुम लोगों की तो नेशनल छुट्टी भी नहीं होती, बल्कि उस दिन डबल ड्यूटी लगती है। क्या फायदा ऐसी जॉब और देशभक्ति का? मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। कम से कम अब हमें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका तो मिलता है। अब सब तुम्हारी तरह इतने बड़े देशभक्त नहीं होते ना, इसलिए। आदर्श इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और निहारिका अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद वो अपने कमरे में बैठकर सोचती है, लगता है अब मुझे ही अपने ससुराल वालों और सोसाइटी के लोगों को 15 अगस्त का महत्व समझाना और याद दिलाना पड़ेगा। इस बार हमारी सोसाइटी में 15 अगस्त जरूर मनाया जाएगा। इतना सोचकर निहारिका अपने कलीग्स को कॉल करके रात को अपने घर बुलाती है और सबके सोने के बाद उन लोगों के साथ मिलकर अपनी सोसाइटी के गार्डन में
15 अगस्त को झंडा फहराने का सारा इंतजाम करती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह निहारिका अपने ससुराल वालों को लेकर गार्डन में जाती है, जहाँ पहले से ही खड़े सोसाइटी के लोग गार्डन में ऐसा इंतजाम देखकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी निहारिका कहती है, आप लोगों को ये सारा इंतजाम देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। लेकिन क्यों बहू, तूने ये सब कब किया और क्यों किया? तू अपने देशभक्ति के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी है। माँ जी, अगर अपने देश के तिरंगे को सम्मान देना पागलपन है, शायद आप लोग 15 अगस्त के दिन को भूल गए हैं कि इसी दिन को पाने के लिए हमें क्या कुछ नहीं खोना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या अपने तिरंगे को सम्मान देना सिर्फ हमारे देश के नेताओं का ही हक है? हम आम नागरिक का कोई फर्ज नहीं बनता है? अगर हमारे खुद के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तूने फिर शुरू कर दी अपनी देशभक्ति। तुझे बोला था ना, हमारी सोसाइटी में 15 अगस्त नहीं मनाते हैं। अगर तुझे इतना ही शौक है झंडा फहराने का, जाके लाल किले पे क्यों नहीं फहराती है? क्यों माँ जी? और एक बात बताइए, बाकी सारी चीजें तो हम अपनी सोसाइटी में मनाते हैं, फिर 15 अगस्त क्यों नहीं? बल्कि इस दिन की वजह से हम अपने सभी त्योहारों को अच्छे से मना पाते हैं। निहारिका की सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें झुक जाती है और सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ खड़े लोगों में से उनकी पड़ोसन मालती कहती है, रमीला, तू बहुत किस्मत वाली है जो तेरी बहू एक सच्ची देशभक्त है और आज इसकी देशभक्ति ने हमारी भी आंखें खोल दी और हमें भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। शायद तुम सही कह रही हो मालती बहन। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरी देशभक्ति को नहीं समझ पाई। माँ जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था आप लोगों को समझाना। अब जिसने हमें अपनी देशभक्ति से इस दिन का महत्व फिर से याद दिलाया है, क्यों ना उसे ही अपने देश का ये तिरंगा फहराने का अवसर दिया जाए। मालती की बात पर सोसाइटी के सभी लोग हाँ कर देते हैं, जिसके बाद निहारिका सबके कहने पर बड़ी सी खुशी के साथ अपने देश के तिरंगे को फहराती है और अपनी सोसाइटी के सभी लोगों के साथ मिलकर पतंग को उड़ाकर नाच गाकर 15 अगस्त का दिन अच्छे से मनाती है। जिसके बाद सोसाइटी के सभी लोग न केवल इस साल बल्कि हर साल सोसाइटी में 15 अगस्त का फंक्शन ऐसे ही धूमधाम से मनाना शुरू करते हैं और इस तरह से रमीला की देशभक्त बहू पूरी सोसाइटी में फेमस हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।